बेल माफिया, जमानत का काला कारोबार। ये बात सिर्फ वो जानते समझते हैं कि जो कभी किसी कारण से अपराध के कारण पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर उनको जरूरत पड़ी जमानत की, पर जब वो कोर्ट में गए तो उनके साथ क्या हुआ। आज की अखबार के अंदर एक खबर आई है, न्यूज़ लिंक के अंदर, कि दिल्ली में जमानत के बदले जज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। हाई कोर्ट ने उसको ट्रांसफर कर दिया। राउस रेवन्यू कोर्ट का ये मामला है जो आईटीओ के पास में है। तो जब उन जज साहब पर आरोप लगा के उन्होंने रिश्वत मांगी थी जमानत देने के लिए, तो हाई कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी करके जनता को न्याय देते हुए उनका ट्रांसफर उस कोर्ट से हटाकर किसी और कोर्ट में कर दिया गया। क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या इससे रिश्वत मांगना बंद हो जाएगा? जब कोर्ट्स, अदालत अपने अंदर खुद रिफॉर्म नहीं करती, अपने अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों को पनिश नहीं करती, तो उसे क्या अधिकार है कि वो देश के बाकी भ्रष्टाचारियों को पनिश करे, सजा दे उनको? कोई अधिकार नहीं होता उसका। ये खबर सुनिए आप। दिल्ली की राउस रेवन्यू कोर्ट के स्पेशल जज और कोर्ट अहमद पर एक मुकदमे के आरोपियों को जमानत देने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। एसीबी ने इस मामले में कोर्ट अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं जज को किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने इस साल 29 जनवरी को विधि, न्याय और विधायी मामलों के विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर जज और अहमद के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति मांगी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट को भेजे गए इस अनुरोध को उसने 14 फरवरी को यह कहकर खारिज कर दिया कि एसीबी के पास स्पेशल जज के खिलाफ पर्याप्त सामग्री नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने एसीबी से अपनी जांच जारी रखने और जज की संलिप्तता दिखाने वाली कोई सामग्री मिलने पर फिर से हाई कोर्ट आने को कहा था। जिस सामग्री के आधार पर अहमद को खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ तो उसका उनका नाम भी होगा ना, लेकिन जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद एसीबी ने इस मामले में 16 मई को कोर्ट अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 20 मई को स्पेशल जज को राउस रेवन्यू कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। वही जज ने भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया है। यह इनके पास किस तरह की शक्ति है जो आप जनता द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं देते हो। कोई जवाबदेही नहीं है उनकी, नो अकाउंटेबिलिटी। इसी को मैं कहता हूं तानाशाही। एसीबी द्वारा 29 जनवरी को विधि विभाग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी के मुताबिक एसीबी ने अप्रैल 2023 में एक जीएसटी अधिकारी के खिलाफ फर्जी फर्मों को 2021 में जीएसटी रिफंड मंजूर करने के आरोप में दर्ज मामले का जिक्र किया है। जीएसटी अधिकारी, 3 वकील, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 ट्रांसपोर्ट समेत 16 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था उस समय, और स्पेशल जज की कोर्ट में पेश किया, जिनके खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगा, जिन्होंने सभी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एसीबी ने बताया कि जब आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दाखिल की तो उनकी अधिकांश याचिकाओं पर सुनवाई की गई और उन्हें टाल दिया गया और अलग अलग तारीखों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। एक ही मैटर के लिए अलग तारीखें। एसीबी को इस मामले में पहली शिकायत 30 दिसंबर 2024 को जीएसटी अधिकारी के एक रिश्तेदार से ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कोर्ट के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया था। उनकी जमानत के लिए 85 लाख रुपए और बाकी सभी आरोपियों के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी।
ये एक मामला है जिसमें 16 आरोपी हैं। इसके अंदर लगभग 16 करोड़ रुपए यहाँ से अगर देते तो जज साहब तक पहुँचते वो। तो यशवंत वर्मा जी के घर के अंदर जो पैसा जला है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए एक बेल का रेट है तो वहाँ पे क्या रेट होगा फिर। एसीबी ने लिखा, रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि इनकार करने पर बेल एप्लीकेशन को गलत तरीके से 1 महीने से ज़्यादा समय तक टाला गया। ये लगभग सभी के साथ होता है। ये पहली बार में बहुत रेयर होता है जमानत मिल जाए। जो माफिया इनका नेक्सस सेट हो चुका होता है तो मिल जाएगी। चाहे इसी कारण से हमारे देश के अंदर जेलों के अंदर ना जाने कितने लोग इस तरह फंसे पड़े हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे, अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। जितनी इनकी सज़ा नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ टाइम बिता चुके हैं। करप्शन की अति कहते हैं इसको। और बाद में खारिज कर दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। इसके बाद एक आरोपी ने उनसे संपर्क कर कथित तौर पर धमकी दी कि संबंधित जज उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर सब कुछ करेंगे। जवाब नहीं तो है ही नहीं, क्या होगा पकड़े गए तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा या ट्रांसफर कर दिया जाएगा बस। उसने उनसे कहा कि वह हाई कोर्ट के से अपनी याचिका वापस ले ले, 1 करोड़ रुपए दे और उन्हें जमानत दे दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि एक अन्य शिकायत 20 जनवरी को एक व्यक्ति से प्राप्त हुई थी जिसने आरोप लगाया था कि जनवरी के पहले हफ्ते में कोर्ट के एक अधिकारी ने उनसे संपर्क किया था और कहा था कि एक मामले में आरोपी 3 लोगों को जमानत मिल सकती है यदि वह प्रति व्यक्ति 15 से 20 लाख रुपए की रिश्वत देने के लिए तैयार हों। ये एक अलग मामला भी है जिसकी भी शिकायत मिल रही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं चाहे कार्रवाई हो या ना हो, कम से कम शिकायत तो भेजते रहो। कुछ तो एक्शन होगा, और एक्शन नहीं होगा तो कम से कम एक रिकॉर्ड तो मेंटेन होगा ना कि इतनी शिकायतें उनके पास पहुंची हैं। कोर्ट अहमद के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज। एसीबी ने 16 मई को कोर्ट अहमद के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले के एक एफआईआर दर्ज की और इसमें रजिस्ट्रार विजिलेंस के जवाब का भी उल्लेख किया। इसके बाद अहमद ने राउस एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अहमद के वकीलों ने तर्क दिया कि एसीबी ने अहमद के खिलाफ एक झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज की थी, स्पेशल जज को फंसाने की कोशिश की थी ताकि उनसे अपना हिसाब बराबर किया जा सके। चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि अहमद मुख्य आरोपी है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कथित तौर पर उनके द्वारा शिकायत को हाथ से लिखी एक पर्ची दी गई है जो कथित अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाती है। इसके अंदर न्यूज़ में यह नहीं लिखा कि अहमद को बेल मिली या नहीं मिली, और अगर उसको बेल नहीं मिली तो उसको पुलिस कस्टडी में सौंपा गया है या जुडिशियल कस्टडी में सौंपा गया है। ये बात इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन बात है सारी ये कि क्या सिर्फ ट्रांसफ़र कर देने से ही भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगना बंद हो जाएगा? क्या वहाँ जाके किसी और तरीके से रिश्वत नहीं मांगी जाएगी? क्या गारंटी है इस बात की? एक तरफ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके अधिक से अधिक यूज़ किया जाए जिससे कि करप्शन कम हो, तो ये लाखों करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है? बहुत से क्वेश्चन उठते हैं इस बात के ऊपर। और जब जजिस के पास में लग्जरी लाइफ उनकी दिखती है, उनके पास में प्रॉपर्टी एसेट दिखती है, तो उन पे एक्शन क्यों नहीं होता? जब न्यायपालिका अपने अंदर से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, अक्षम, नाकाबिल लोगों को बाहर नहीं कर सकती, तो मेरे हिसाब से आज की डेट में इन न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है हमारे और आपके मामले को सुनने का। जज भी भ्रष्टाचारी अपराधी हो सकता है। निष्पक्ष प्राकृतिक न्याय के लिए मैं क्यों खतरा बोल लूं? मेरा मामला मान लो इन्हीं जज साहब के कोर्ट के अंदर होता तो क्या मुझे न्याय मिल जाता? आपका मामला इन जज साहब के पास है, किसी ऐसे जज साहब के पास होता। इनका नाम क्या है मैं जानता नहीं, और अगर पता भी होता तो मुझ पर ये आदेश आ चुका है कि मैं अपनी अब वीडियोस के अंदर
स्पेशली किसी बाय नेम जुडिशियल ऑफिसर का नाम ना लूं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे पे लगाया गया। तो कैसे पता चलेगा इन जज साहब के बारे में सबको? मुझको अपनी बात कहनी, ये तो एक कहानी सी बात लग गई है, तो बस एक कि मैंने कहानी सुना दी आपको। तो क्यों नहीं मीडिया को और लोगों को इतनी परमिशन दी जाती कि जिसके खिलाफ आरोप लगे उसका नाम उसमें लिखा होना चाहिए? ऐसी नौबत ही क्यों आई? लगाओ ना अपने कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, दिखाओ जनता को कि आपने उनकी बेल को रिजेक्ट क्यों किया, और उसी ग्राउंड पे दोबारा फिर बेल को एक्सेप्ट क्यों कर लिया फिर आपने? क्या कारण होता है? बीच में कारण होता है सिर्फ पैसा, रिश्वत। जिस दिन हमारे देश के अंदर अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मैं ये नहीं कहता कि 100% न्याय मिल जाएगा, पर अगर 50% भी लाभ होता है इससे, 60%, 70% कुछ भी लाभ होता है, तो उस लाभ को क्यों छोड़ा जाए? किस लिए छोड़ा जाए? सिर्फ इसलिए कि ये अपनी मनमानी कर सके, रिश्वत के लेने के तरीके निकाल सके? नहीं पता कि आपको और मुझको कब कोई आरोप हम पे लग जाए और हमें बेल लगाने की नौबत आ जाए। तब क्या आपके पास इतना पैसा होगा देने के लिए? होगा तो पर क्या देना चाहेंगे आप? सही और सच्चे होते हुए एक अपराधी को पैसा देने में कोई अंतर नहीं पड़ता, कि अपराध से कमाया गया पैसा अपराध में चला गया उसका। लेकिन मेहनत से कमाया गया 1 रुपया भी अगर कोई लेता है तो चुपता है वो। तो सोचिए आज हम किस देश के अंदर हैं? जिस देश में न्याय नहीं होता वहां पे राक्षस का राज होता है। क्या आप इसको न्याय कहते हैं? एक मामले में वो पकड़े गए, इससे पहले कितने मामलों के अंदर उन्होंने क्या क्या लिया और क्या क्या दिया होगा, कौन जानता है इस बात के बारे में? तो कौन कहता है कि हमारा देश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र होता तो संविधान का राज होता। इस तरह की अनियमितता होने पर, कुछ भी होने पर सीधा टर्मिनेट करके उनको सजा दी जाती। क्यों नहीं हाईकोर्ट ऐसे मामलों में नजर बनाता? एक क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार करता? तो आप लोगों से अनुरोध है कि जरा सा भी अगर आपको लगता है तो एक तो कंप्लेंट करना शुरू कीजिए, और दूसरा इस तरह की वीडियो बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। और ऐसी हर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पे इसको भर दीजिए ऐसी पोस्टों से। तभी जाके शायद इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मोटी चमड़ी हमारे देश के भ्रष्टाचारियों की, बहुत तगड़ा नेक्सस है इनका, ये इतनी तरह से नहीं टूटने वाला। इसके लिए सभी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हर आदमी जो कर सकता है वो करे, उसको 100% ना सी तो 1% करे, पर करे, तभी हमारे देश में सुधार होगा। धन्यवाद आपका।